गुटखा पुटखा, हम्म, बीड़ी सिगरेट हम्म, इसका सेवन नहीं करता हूँ। अच्छा। और ना कभी किया। जो ये मंच से बोल सकते हैं, मैं क्यों नहीं बोल सकता? ये 2008 में मैंने ताना बाना बुन लिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे बजाय किसी दूसरे पर विश्वास जता दिया। ये आदरणीय श्री विजय बहुगुणा जी के अल्फाज थे। अध्यक्ष के रूप में तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। मुझे कुछ नहीं सूझा कि मुझे किधर से शुरू करना था। हम्म, समस्याओं का अंबार लगा हुआ था कि नगर के लोग कभी विजय बहुगुणा जी का कर्ज अदा नहीं कर पाए। कांग्रेस छोड़ने की वजह हालांकि मैं इस बात को पहली बार बोल रहा हूँ, हम्म, वो हरीश रावत जी थे। बहुत मतलब मूर्ख बनाने की थी। वो एक शहर में उनके हस्ताक्षर से मेरे खिलाफ एक जांच के आदेश हुए। हरीश रावत जी ने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मेरे खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश। हरीश रावत जी को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और वो समय गलत था ही नहीं। था कि ये तो विजय बहुगुणा जी की गुट का है। अरे गुट पुट क्या होता है? जैसे आपने बताया कि आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया तो आपके हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी अ, आज आपकी नज़र में कैसे हो। कांग्रेस पार्टी की जो ये दशा हुई है आज, वो हरीश रावत जी के कारण। मतलब मैं करने की है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो ये पार्टी में चलता। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि अतुल लावत निपट गया। विश्वास के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ मैं मनवीर चौहान जी के साथ खड़ा हूं। हमने गरीब परिवार में जन्म लिया, हम्म। तो बल्कि मैं तो अपने देवी देवताओं को, अपने माता पिता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है पॉडकास्ट विद आशीष। आज हमारे इस पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 2008 में निर्दलीय के रूप में नगर पंचायत बड़कोट में अध्यक्ष की दावेदारी की और उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पुनः 2013 में नगर पंचायत बड़कोट की अध्यक्ष दावेदारी में उन्होंने विजय हासिल किया। तो मैं बात कर रहा हूँ पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका बड़कोट श्री अतुल रावत जी का। तो मैं इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करना चाहता हूं और हमने इस पॉडकास्ट में उनसे उनके निजी जीवन की कुछ बातें करी। तो अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखते हैं तो आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट आने चाहिए तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। धन्यवाद आशीष जी। सर, आपके अगर कुछ बचपन के कुछ किस्से हैं जो आपको आज भी याद हैं और आपको उनको लेकर बहुत हंसी आती है, ऐसा कोई किस्सा हमारे व्यूअर्स को जानना है। देखो, मैं बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं, और मैं बचपन से ही, जब मैं इंटर स्तर की पढ़ाई कर रहा था, उस समय से ही मैं सामाजिक कार्यों में रुचि रखता था। सामाजिक कार्यों में रुचि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके बारे में कोई कुछ नहीं सलाह देता किसी को। हम्म। मन में अपने आप आती है कि यार, ये आदमी परेशान है, मैं मुझे इसका काम करना चाहिए, अच्छा। और हम कूद जाते थे। अच्छा, मतलब बचपन से ही आपको लीडरशिप वो शौक था एक। मतलब लीडरशिप नहीं कहूंगा, मतलब मुझे भीड़ में, मतलब उन लोगों के साथ चलना अच्छा लगता था जो किसी काम के कारण परेशान है। उन लोगों के काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, ये आपकी मतलब हॉबी भी हो गई ये बचपन हॉबी से। है मेरी, अच्छा। शुरू से ही। हम्म, उसके बाद मैं इंटरमीडिएट के बाद में डिग्री कॉलेज में गया उत्तरकाशी। मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, छात्र संघ महासचिव के रूप में मैंने काम किया। हम्म, और जब मेरी
पढ़ाई पूरी हो गई एमए करने के बाद, उसके बाद मैंने एक बहुत सोच समझ के दैनिक जागरण ज्वाइन किया कि दैनिक जागरण पत्र के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता की समस्याओं का, अपने घर गांव की समस्याओं का और जिले की समस्याओं के निराकरण के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अच्छा। और मैंने किया भी, और मैं काफी हद तक उसमें सफल भी रहा। आप राजनीति में नहीं होते, तो आप पत्रकार, जैसे आपने बताया कि पत्रकार, तो पत्रकारिता के अलावा क्या होते हैं? देखो, इस बारे में कहना बड़ा कठिन है, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा। मैंने दैनिक जागरण ज्वाइन किया और अपना काम शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जिज्ञासा मन में आती है कि जो ये व्यक्ति कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता, हम्म, जो ये मंच से बोल सकते हैं मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो बट नेचुरल है कि जब सामने वाले को देखते हैं तो जिज्ञासा पैदा होती है, और उस जिज्ञासा के कारण आदमी मुकाम हासिल पैदा करता है, हम्म। मुकाम हासिल मतलब प्राप्त करने की कोशिश करता है। नगर पालिका या नगर पंचायत का जो चुनाव लड़ा आपने 2008 और 2013 में, तो आपको कब लगा कि मुझे इस राजनीति में आना है? नहीं, ये 2008 में मैंने ताना बाना बुन लिया था अच्छा। कि मुझे नगर पंचायत का चुनाव लड़ना है, लेकिन उस समय मैं कांग्रेस में था। अच्छा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे बजाय किसी दूसरे पर विश्वास जता दिया अच्छा। और मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, और लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे निष्कासित नहीं किया। अच्छा। और उस समय कांग्रेस पार्टी में आदरणीय श्री विजय बहुगुणा जी सांसद के रूप में थे, हम्म। और उन्होंने मुझे बुलवा के बोला कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हम्म। ऐसी मेहनत करो, अगले बार आपको चुनाव टिकट पर लड़ाएंगे। हम्म। ये आदरणीय श्री विजय बहुगुणा जी के अल्फाज थे। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को या ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी इस प्रकार की कल्पना नहीं की, ऐसे अल्फाजों का प्रयोग करता है, तो स्वाभाविक बात है कि जिज्ञासा बढ़ती है कि अब तो मेरे साथ फला व्यक्ति हैं, अब तो मुझे संभवतः ये मुकाम हासिल हो जाएगा। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा, मैं 2008 में चुनाव हार गया, मैं फिर मेहनत करता गया। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया। आदरणीय श्री विजय बहुगुणा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ही हम्म। उन्होंने भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया, मैं जीत गया। जब आप 2013 में आप चुन के आए नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में, तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां थी? नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जब मैं नगर पंचायत कार्यालय में बैठा, हम्म। तो मुझे कुछ नहीं सूझा कि हम्म। मुझे किधर से शुरू करना था। हम्म। समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। हम्म। मैंने छोटी छोटी समस्याओं को किनारे कर दिया अच्छा। और बड़ी बड़ी समस्याओं की एक सूची तैयार की। हम्म। उसमें सबसे पहले बस स्टेशन पर जो लकड़ी के खोखे थे, हम्म। उनको हटा के दुकानों का निर्माण करवाया। आईटीआई के बीचों बीच वार्ड नंबर 6 हेलीपैड के लिए जो रास्ता बंद था, कई चीफ मिनिस्टर, कई गवर्नर्स आए, नहीं खोल पाए। अच्छा। उस रास्ते को खुलवाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, हम्म। और आदरणीय श्री विजय बहुगुणा जी के दिशा निर्देश पर हम्म। मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि विजय बहुगुणा जी ने नगर को इतना कुछ दिया कि नगर के लोग कभी विजय बहुगुणा जी का कर्ज अदा नहीं कर पाए। हम्म।
ये मैं उनके द्वारा किए हुए कार्य, रास्ता उन्होंने खुलवाया, राजीव आवास योजना उन्होंने दी, जो काम कभी नहीं हो सकते थे, वो श्री विजय बहुगुणा जी के मुख्यमंत्री नेतृत्व में बड़कोट नगर पंचायत नगर पालिका में हुए हैं। जनता ये जानना चाहती है सर कि आपकी जो कांग्रेस छोड़ने की वजह, इसके पीछे क्या कारण था सर? कांग्रेस छोड़ने की वजह हालांकि मैं इस बात को पहले बार बोल रहा हूं, वो हरीश रावत जी थे। हरीश रावत जी का जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, मतलब उनका जो वर्किंग स्टाइल थी, वो बहुत मतलब मूर्ख बनाने की थी। वो एक शहर में 3 लोगों के ऊपर हाथ रख के चलते हैं, एक फेल हुआ तो दूसरे को खड़ा कर दिया, दूसरा फेल हुआ तो तीसरे को खड़ा कर दिया, एक कोई बीमार होता है तो बोला अरे उसको रहने दो, तुम तो खुद हो, तुम करो। वो चीज मुझे पसंद नहीं आई। और जब हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, तो उनके हस्ताक्षर से मेरे खिलाफ एक जांच के आदेश हुए, जो मुझे नागवारा लगा। हालांकि मैंने कोई गलत काम नहीं किए, शिकायतें बहुत हुई। उस समय के तत्कालीन विधायक हमारे पीछे पड़े हुए थे, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष हमारे पीछे पड़ी हुई थी, पुरोला के पूर्व विधायक हमारे पीछे पड़े हुए थे, बड़कोट के छोटे कुछ पत्रकार, कुछ छोटे भैया नेता पीछे पड़े हुए थे, लेकिन हमने बिना किसी भय के अपना काम करते गए। लेकिन जो हरीश रावत जी ने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मेरे खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए, वो मुझे अंदर तक चुभ गए तो कि ये वजह थी, मतलब ऐसा कुछ? एक मिनट के लिए अगर मैं गलत भी हूं तो हरीश रावत जी को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और वो समय गलत था ही नहीं। बस मेरे पे ये केवल आरोप था कि ये तो विजय बहुगुणा जी की गुट का है। अरे गुट पुट क्या होता है? जो सामने मुझके आदमी है। जब मैं नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में था तो जो कार्यकर्ता कांग्रेस का था वो सब सब हम साथ लेके चलते थे। मैंने जब उस जांच लेटर में देखा कि उन्होंने डीजी विजिलेंस को लिखा था, डीजी विजिलेंस इमीडिएट एक्शन एंड टेल मी, ऐसा कुछ शब्दों का वो था, मैं पूरा ध्यान नहीं है मुझे। उसका सीधा सीधा अर्थ था कि जांच कर मुझे बताएं कि क्या हुआ और कार्रवाई करें। जैसे आपने बताया कि आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया, तो आपके हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आज आपकी नज़र में कैसे हो? नहीं नहीं, देखो, मैं वैसे हरीश रावत जी बहुत ऊंचे ओहदे के व्यक्तित्व हैं। मैं अगर उनके बारे में कुछ बोलूंगा तो बिल्कुल बहुत छोटी बात हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो ये दशा हुई है आज, वो हरीश रावत जी के कारण हुई। अच्छा। जो कांग्रेस में बड़े बड़े नेता बाहर निकले हैं, भाई इस दल से निकलेंगे तो जिस दल में जाएंगे वहां उनका जनाधार तो बढ़ेगा ही। जब से मैं कांग्रेस से निकला हूं 3-4 सालों से, 2023 से मैंने 2023 मार्च 25 को मैंने कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस पार्टी बड़कोट में सभा नहीं कर पाई, तो करो ना, कौन मना कर रहा? और जब हम थे, सभा भी होती थी, कार्यक्रम भी होते थे, जिंदाबाद भी लगते थे, मुर्दाबाद भी लगते थे, लेकिन
लेकिन हरीश रावत जी की जो कार्यशैली है वो उठाने की नहीं है, वो बिठाने की है। और मतलब मैं करने की है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो ये पार्टी में चलता नहीं है, संभव नहीं है। सर कांग्रेस पार्टी में अब तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस में आज भी आपके अ, अच्छे दोस्त हैं? नहीं नहीं, देखिए राजनीति में जान पहचान तो होती है। कांग्रेस के मित्र लोग जब मिलते हैं तो दुआ सलाम तो होती है, लेकिन ऐसे संबंध नहीं है कि हम किसी के मतलब व्यक्तिगत रूप में जाएं और उनसे उनके बारे में पूछें क्या हो रहा, कैसे हो रहा, और न वो पूछते हैं। ये दोनों तरफ से है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी और दे दूं कि मुझे आज मतलब अपने मन में मैं सोचता हूं कभी कि हरीश रावत जी ने मेरे साथ ऐसा आचरण पहले क्यों नहीं किया, मैंने पहले क्यों नहीं छोड़ी कांग्रेस पार्टी, और पहले भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। मैं कंप्लीट पूर्ण रूप से भाजपा के रंग ढंग वर्किंग चाल चलन में ढल चुका हूं। और मैं 24 घंटे मैं अपने साथियों को भी बोलता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी बोलता हूं, जो मेरे से सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, समकक्ष के हैं, कि देखो पार्टी के प्रति वफादारी निश्चित रूप से फल देती है और देती है। ये मैंने मैंने महसूस किया। ईमानदारी से काम करते रहो, समय अपने आप आता है। कांग्रेस पार्टी अगर आपको कल की डेट में ये बोलती है कि आप हम आपको टिकट दे रहे हैं और आप एमएलए के लिए दावेदारी करो, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी में जाएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। उनका टिकट उनको मुबारक हो और उनका दल उनको मुबारक हो। मैं जब हमने एक बार मुंह मोड़ लिया तो मैं जिस दल में हूं उस दल के नेता, उस दल के मिनिस्टर, उस दल के मुख्यमंत्री हमारे सब आदर्श हैं। और मैं तो विशेषकर पुष्कर सिंह धामी जी, महेंद्र भट्ट जी और अजय कुमार जी, संगठन महामंत्री, इनके प्रति विशेषकर आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और हालांकि मैं अपने विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया, ये मेरी गलती है। पार्टी की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। पार्टी ने जनता की आवाज पर मुझे टिकट दिया, वो बात अलग है कि धोखे से हम किनारे बैठे हुए हैं। इसलिए मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि वो जब जब मैं उनको मिलता हूं तो बड़कोट की समस्या के समाधान के लिए वो 24 घंटे तत्पर है। अगर बीजेपी पार्टी आपको एमएलए का दावेदार मानती है यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या आप लड़ेंगे? नहीं, बहुत स्पष्ट शब्दों में क्यों सर? मेरी पहली प्राथमिकता श्री मनवीर सिंह चौहान जी है। नहीं सर, अभी नहीं बोल रहा हूँ, अगर कभी इन फ्यूचर में बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर में। देखो आशीष भाई, कल किसी ने नहीं देखा। हम्म। हमारे पास 3 से 5 साल की कार्य योजना होनी चाहिए। हम्म। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि अतुल लावत निपट गया। नहीं, जनता के कामों के लिए 24 घंटे तत्पर हैं, नगर पालिका क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। मैं पद पे रहूं न रहूं, जब तक मैं हूं, जब तक मेरी बॉडी, जब तक मेरी एनर्जी मुझको अलाउ करेगी, तब तक मैं नगर पालिका क्षेत्र की जनता के साथ हूं। उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले चुनाव में नगर पालिका में किस ढंग की क्या परिस्थितियां बनती हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुझ पर दोबारा विश्वास व्यक्त करेगी, निश्चित रूप से
मैं नगर पालिका के चुनाव में प्रतिभाग करूंगा। सर एक संशय बना हुआ है कि बीजेपी पार्टी से किसको टिकट मिलेगा। देखो आशीष भाई, टिकट का निर्धारण तो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी करती है, अच्छा, और सेंट्रल कमेटी भी जो सर्वे रिपोर्ट होती है उसके आधार पर चयन होता है। आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। नहीं, मेरी व्यक्तिगत रूप से पहली पसंद हाँ, श्री मनवीर सिंह चौहान जी है। अच्छा, बहुत आत्मविश्वास के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ मैं मनवीर चौहान जी के साथ खड़ा हूं। अच्छा, और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई दिशा निर्देश होता है हम्म, तो उसके लिए भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। अच्छा, इसलिए अब मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा किसी के बारे में, लेकिन मनवीर चौहान के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मनवीर चौहान एक ऐसा व्यक्ति लगा मुझे, हम्म, जो मैंने महसूस किया, हम्म, वो एक तो झूठ नहीं बोलता, अच्छा, और एक उसके दिलो दिमाग में फरेब नहीं दिखाई देता कहीं। हम्म, वो यदि उसके पास कोई कार्यकर्ता जाता है और उसके बस में नहीं है वो काम, तो पहले तो वो प्रयास करता है उसको संतुष्ट करने का कि भाई ये काम संभव नहीं है। हम्म, अगर सामने वाला बहुत ज्यादा हम्म, दबाव बनाता है कि नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा, तो वो साथ जाता है और सक्षम टेबल में बात करके, जब सक्षम टेबल बोलता है कि ये संभव नहीं है, तो उस आदमी को बोलता है कि सुन लिया, हम्म, मैंने आपको पहले बोल दिया था। तो राजनीति में ऐसे कम व्यक्ति मिलते हैं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि मनवीर चौहान जी जो वर्तमान में जनता के बीच में वर्किंग में है, अगर एक बार जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त कर लिया तो मैं समझता हूं कि यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की जनता को लंबे रेस का घोड़ा मिल गया। ये मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है। राय है, व्यक्तिगत सोच है। शेष और लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना जी। अगर राजनीति को आप एक क्रिकेट के रूप में देखेंगे तो आप किस खिलाड़ी के रूप में देखेंगे अपने आप को। जो अच्छा बैट्समैन हो, ऐसा क्यों सर। इसलिए अच्छा बैट्समैन रन बहुत बनाता है, अच्छा। चौके छक्के खूब मारता है, हम्म, और राजनीति में वो व्यक्ति ज्यादा स्वीकार्य योग्य है जो जनता के काम ज्यादा करता है, जो अच्छा, जनता के समस्याओं के समाधान में 24 घंटे रहता है। तो नेचुरल है कि क्रिकेट की तरह खूब बैटिंग करते रहो हम्म, और नाम कमाते रहो। बड़ी गल आपसे ऐसी कोई बड़ी गलती हुई है जो जिस चीज का आज भी आपको पछतावा होता है। नहीं नहीं, देखो हम मतलब साधारण से जीवन जीने वाले लोग हैं, और हमारे जीवन में देखो गरीबी के कारण उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन को इस ढंग से धुतकारें कि हम गरीब परिवार में क्यों पैदा हुए। अरे भाई, जो हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे उस संस्कार के हिसाब से हमने गरीब परिवार में जन्म लिया। हम्म, तो बल्कि मैं तो अपने देवी देवताओं को, अपने माता पिता को, अपने इष्ट देवों का शुक्र गुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, हम्म, जिन्होंने मुझे उत्तराखंड के बड़कोट नगर के बड़कोट गांव में मैं पैदा हुआ, और ये जो पहाड़ की आवा हवा है, ये मैं समझता हूँ रुपयों से भी खरीद के नहीं मिल सकती है। और हमने बिना खरीदे हुए ऐसे स्थान पर जन्म लिया, हम्म, जो स्थान ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है।
मैं आपको एक चीज और बताऊं अपने बारे में। हम्म, लोगों को मेरे बारे में बड़ा संशय है। इस मेरा बात का। देहरादून में मकान नहीं है। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अच्छा। मेरा देहरादून में मकान नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है ऐसा है। लोगों को लगता है अच्छा। कि मेरे पास महल है, ये है, सो है। कोई बात नहीं, लोगों को लगना चाहिए, लेकिन मेरा देहरादून में इसलिए मकान नहीं है कि मैं बड़कोट के अलावा और जगह कहीं रहना पसंद नहीं करता हूँ। मैं 1 हफ्ते तक देहरादून में रह सकता हूँ और 8वें दिन मैं अपना चल देता हूँ। तो इसलिए ये जो पहाड़ की सुंदर वादियां हैं, सुंदर हवा है, स्वच्छ हवा है, उसमें हम जब आधे से ज्यादा जीवन तो हमारा लग गया, 55-58 साल के लगभग की उम्र हो गई है, तो अब शेष कितना जीवन है? 15-20 साल, 10-15 साल। इसलिए बड़कोट में ही अपना आगे का समय गुजारना, बिताना पसंद करूंगा। सर कभी आप बड़कोट से बाहर जाएंगे, मतलब आपने अभी कहा कि मुझे बड़कोट ही में रहना है, कभी मौका मिले तो कभी आप बाहर घूमने जाएंगे? घूमना तो ये एक अलग चीज़ है सर। नहीं, घूमने तो जा सकते हैं, हम्म, लेकिन जैसे कि अब अगर देहरादून में मकान होगा तो मुझे मजबूरन महीनों तक वहां रहना पड़ेगा, हम्म, जबकि मेरे 3 बेटे देहरादून रह रहे हैं। अच्छा। वो अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं। हम्म, हमने उनको कह दिया, आप जीने का तरीका आप खुद ढूंढो। अच्छा। हमारा काम था आपको पढ़ाना लिखाना, आपकी शादी ब्याह करना, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छा। और मैं नहीं समझता हूं कि वो मुझको कभी परेशान करते हैं कि हमें ये परेशानी है अपना। तो ये भी, ये संस्कार भी हमारे पिताजी ने दिए हमें कि जीवन भर अपने माँ बापों के ऊपर आश्रित होना, अपने बच्चे को पंगु करना है। हम्म, वो मैंने अपने बच्चों को बताया कि हमारा जो धर्म था वो हमने पूरा कर दिया, अब आप अपना काम करो। कर रहे हो, मुझे उनके कामों से संतुष्टि है, और मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक सामान्य परिवार से आते हैं, सामान्य क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसा कोई विशेष हमारे जीवन में भी नहीं हो सकता है कि हम बोलें कि ये क्यों नहीं हुआ। जो हुआ और जो हो रहा है वो हमारे सामान्य स्तर से बहुत कुछ हुआ है। और इसीलिए मैं अपने देवी देवताओं का, अपने पूर्वजों का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि हमें जो कुछ मिला वो बहुत कुछ मिला है। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है सर? नहीं, सबसे बड़ा कोई अब कोई सपना नहीं। जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलता रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। मुझे अभी तक, मैंने जुखाम और बुखार की दवाई नहीं ली। अच्छा। यस, 55 साल की उम्र हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, मैं जिस, मतलब मैं खुद अपने आप को कभी कभी ये महसूस करता हूँ कि मैं 30 साल का हूँ। अच्छा। सर हम आपको देखते हैं सर, जब मार्केट से आते हैं आप पैदल ही चलते हैं। बिल्कुल, मैंने कभी देखा ही नहीं कि आप बाइक पे बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। यहाँ क्या, मैं कम से कम, मेरा रूटीन है हम्म, एक दिन में हम्म, पूरे शहर को नाप छाप कर कम से कम 8-10 किलोमीटर पैदल चलना। अच्छा। ये मेरा रोज का, कोई ऐसा नहीं है कि, इसलिए। और खान पान बहुत सिंपल, रोटी सब्जी दाल भात। और मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ। अच्छा। सुबह उठा, कितने बजे खाते हैं आप सुबह मॉर्निंग में? 9 से 10 बजे के बीच में मेरा रूटीन है।
अच्छा, डेली। डेली, हम्म, कि अभी मैं खाना खा चुका हूँ अच्छा। और उसके बाद मैं अब शाम को खाऊंगा, रात को रात को। कितने बजे लगभग? मतलब संभव था 8 बजे तक सब तैयार होके हम्म, 8 बजे तक खाना मिल जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। वो परिवार को पता है। हाँ, हाँ, तो सेहत भी उस हिसाब से आदमी को रखती है। हम्म, जो चाहे वो, देखो मैं, वैसे मुझे ये चीजें बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब बात पे बात आ रही है तो आदमी का व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं होता है। तो जब सार्वजनिक होता है तो उसका जीवन भी सार्वजनिक होता है। बिल्कुल। मैं मांस मदिरा, हम्म, गुटखा पुटका, हम्म, बीड़ी सिगरेट, हम्म, इसका सेवन नहीं करता हूँ। अच्छा। और ना कभी किया? नहीं, पहले किया अच्छा शादी ब्याह पार्टियों में, अच्छा। अच्छा। लेकिन जब से मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ नहीं है, हाँ, हाँ, हैबिचुअल नहीं था मैं। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर बैठने की क्षमता रखता हूँ। जो मेरे साथी लोग एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनके साथ में रात भर बैठने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन शराब पीने की इच्छा मतलब होती नहीं है ना, मैं करता हूँ। अच्छा। तो जबकि हम जैसे लोग आज के दौर में पीनी इसलिए जरूरी कहते हैं लोगों कि जो मतलब समाज में अपने यारी दोस्तों के बीच में ये शाम का सिस्टम बनाता है क्या, लेकिन नहीं। हम्म, हमने कहा ना बने ये सिस्टम, कोई बात नहीं, लेकिन और उसका रिजल्ट मैंने देखा कि आप मेरी हम्म, बॉडी को मेरे एक मित्र हैं, हम्म, डॉक्टर हैं पेशे के। अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे बोला आप भोजन में क्या लेते हैं, हम्म, तो मैंने उनको बताया, तो पहले उस पर उन्होंने यकीन नहीं किया। हम्म, फिर मैंने उनको विश्वास दिलाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब विश्वास करो, ये मेरा भोजन है। अच्छा। मैं शादी ब्याह में बहुत कम मात्रा में भोजन लेता हूँ और ज्यादातर मैं दाल भात रोटी सब्जी, अच्छा। बस ये मेरा भोजन है। बाद बाकी मैं ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे सर अपने माध्यम से? क्षेत्र के युवाओं को, नगर के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि उम्र के हिसाब से यदि आपके माँ बाप आपको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो वो समय बर्बाद मत करना। फिर आती है बात घूम फिर के विजय बहुगुणा जी पर। विजय बहुगुणा जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में रवाई घाटी के जनता के लिए ओबीसी का दर्जा दिलाया और उस ओबीसी के कारण आज मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम हर परिवार में नौकरी वाला बच्चा पैदा हो गया है। और वही स्थिति आजकल मैंने देखा, जो उत्तराखंड यूपीएससी के का रिजल्ट आया है, उत्तरकाशी जनपद के 18-20 लड़कों का चयन हुआ है और उसमें से ज्यादातर लोग रवाई घाटी के। तो कितनी बड़ी बात है। तो उन युवाओं से मेरा कहना है कि समय लौट के नहीं आता है, कि जो कल पछताओगे वो आज उसके बारे में विचार कर लो और पढ़ाई कर लो। अभी मेहनत करोगे जिंदगी भर आनंद करोगे, अभी आनंद करोगे जिंदगी भर पछताओगे। ये मेरा संदेश है। और एक गेम खेलेंगे सर हम आपके साथ। जी रैपिड फायर राउंड है।
इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको सिर्फ एक आंसर ही उसमें देना है। जी। सर, सबसे पहला क्वेश्चन है सर, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। देश के लिए सबसे अच्छा नेता कौन है? देश के लिए सबसे अच्छा नेता नरेंद्र मोदी जी, और प्रदेश के लिए सबसे अच्छा नेता पुष्कर सिंह धामी। जनता से सीधा संवाद या भाषण? नहीं, सीधा संवाद। राजनीति या परिवार? दोनों पहलू अलग अलग है। परिवार का जी। समय अपनी जगह है और राजनीति का समय अपनी जगह है, इसलिए दोनों जरूरी है। यदि व्यक्ति राजनीति में रुचि रखता है तो राजनीति के लिए भी समय जरूरी है और परिवार के लिए भी समय जरूरी है। विपक्ष या सत्ता? स्वाभाविक बात है, जब मेहनत करेंगे तो सत्ता तो होनी चाहिए। पहाड़ या मैदान? पहाड़। किताब या मोबाइल? किताब। एक शब्द में खुद का वर्णन करेंगे। मैं समझता हूं जो लोग हमारे बारे में धारणाएं बनाते हैं वो मिथ्या और निराधार है। मैं बहुत कोमल व्यक्तित्व का व्यक्ति हूं। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी जुबान थोड़ा सा कठोर और कड़क हो, लेकिन जितनी कठोर और कड़क है उससे 20 गुना मैं अंदर से कोमल हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरे बारे में कोई ऐसी धारणा बनाता है तो वो उस धारणा को अपने दिमाग से हटा दो और एक बार हमें टेस्ट करो, हम किस नेचर और किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं अंत में आशीष भाई आपका शुक्रगुजार हूं और नगर पालिका क्षेत्र की जनता से एक विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम आने वाला है, 2027। आप बहुत बढ़िया शांत स्वभाव से, शांत दिलो दिमाग से अपने प्रतिनिधि को चुनना। एक लंबे रेस का घोड़ा कौन हो सकता है यमुनोत्री विधानसभा का, जिनको आपने चुनकर भेजा, जो वर्तमान में आपके सामने आएंगे, उनमें बराबर आप कंपैरिजन करना, कौन व्यक्ति आपके भावनाओं पर खरा उतरा है। और यदि कोई व्यक्ति आपके भावनाओं पर, आपकी संभावनाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा है तो उसको आप सपोर्ट करना। और विशेषकर जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दे के आप लोगों के बीच में भेजेगी, उसको आप सपोर्ट करना। और शेष मैं आप लोगों के साथ नगर के विकास के लिए 24 घंटे हर समय तत्पर हूं। जिस किसी व्यक्तित्व को जहां पर मेरे सेवाओं की जरूरत पड़ती है, कभी भी मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे आवास में आके, मेरे बाजार में, कार्यालय में आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। तो अगर सर के साथ जो कॉन्वर्सेशन आपको, अगर ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट आने चाहिए, तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।